Hello and welcome to CBL. I am Manvendra Singh Mangat and we are going to discuss important current affair on political issues from 2nd of December to 8th of December 2022. In today's session, we are going to discuss the eSanjeevani project, then India's progress at tackling infant mortality rate, maternal mortality rate and malnutrition. Then we are going to discuss personality rights and then UNDP report on forced displacement. In the end, we will discuss some questions based on our discussions. So let's bring it on by eSanjeevani. Recently, eSanjeev प्रोग्राम के तहत 8 करोड़ से ज़्यादा टेली कंसल्टेशंस रजिस्टर की गई हैं और ये जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस अचीव की है, इसमें एक और फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज 5 हफ्तों के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा कंसल्टेशंस रजिस्टर्स की गई हैं. देन eSanjeevani प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम जानें, सो लेट्स टॉक अबाउट eSanjeevani. eSanjeevani बेसिकली एक कोहेसिव पार्ट है आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन का. सो अदर पार्ट आगे बात करेंगे जो eSanjeevani OPD के नाम से चल रहा है. अगर हम बात करें eSanjeevani की, सो इट इज़ बेसिकली अ डॉक्टर टू डॉक्टर टेलीमेडिसिन सर्विस. और जो ट्रेडिशनल रूट हैं मेडिसिन के फिजिकल कांटेक्ट या फिर आमने सामने बैठ के डॉक्टर से दवाइयाँ डिस्कस की जाएं, डॉक्टर आपस में डिस्कस करें, उसका एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है. देन 45,000 से ज़्यादा आभा आईडीज इस प्रोग्राम के तहत इशू की जा चुकी हैं. लीडिंग स्टेट्स इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के लिए जो हैं वो हैं आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, तेलंगाना एंड देन गुजरात. सो जो पुअरेस्ट ऑफ स्टेट हैं वो भी इस प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छे से यूज कर पा रहे हैं. देन 2 वर्टिकल्स, और 2 वर्टिकल्स से हम बात कर रहे हैं तो किसके? ओवरऑल प्रोग्राम आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन, इसके 2 वर्टिकल्स हैं. 2 वर्टिकल में काम करता है. पहला है आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स. तो आयुष्मान भारत स्कीम जब लॉन्च हुई तो बहुत इसके बारे में पढ़ा गया था. सो देश भर के राज्यों में जहां जहां आयुष्मान भारत स्कीम लॉन्च की गई है, मतलब वो स्टेट और सेंटर का कोलैबोरेशन, तो वहां पे आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स खोले गए हैं. देन दिस इज प्रोवाइडेड. अब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं तो यहाँ पे आयुष्मान भारत के तहत दवाइयाँ अवेलेबल कराई जाती हैं पेशेंट्स को. नाउ रूरल अर्बन डिजिटल हेल्थ डिवाइड जो है, अब खासकर हम बात कर रहे हैं कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो आयुष्मान भारत तहत के खोले गए हैं. अब कोविड टाइम्स के बाद हम देख चुके हैं कि भाई डिजिटल माध्यम से दवाइयाँ प्रोवाइड करना अब एक नेसेसिटी बन चुका है. और ख़ासकर इस दौर में ये बात और अच्छे समझ में आई कि स्कीम पहले इसलिए लॉन्च कर देनी चाहिए थी, जो दूर दराज के गांव के इलाके हैं उनको ट्रैवल एक्सपेंस वो सारा एक दिन ख़राब करके जाना और मेडिसिन लेके आना, और वो भी बार बार. क्यों? ये तो है नहीं कि आपने एक बार बीमारी की दवाई ले ली और छुट्टी, तो कई बार जाना पड़ता है. तो उन सारी चीज़ों से जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस हम कहते हैं मेडिसिन का, कि लोगों को जेब से खर्च करना पड़ता है, और ख़ासकर पुअर पीपल, लोअर मिडिल क्लास पीपल, इवन द मिडिल क्लास पीपल, जो उनकी लेस इनकम की जो सेविंग कैपेसिटी है वो भी कम हो जाती है क्योंकि उनको अपनी जेब से खर्च करना पड़ रहा है. अब रूरल पॉपुलेशन पे ज़्यादा मार करता है. तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस को थोड़ा और रिड्यूस करने के लिए, वी कैन यूज द डिजिटल मीडियम टू प्रोवाइड मेडिसिन टू द पेशेंट्स. Now it comes to that e-beneficiaries. अब ये प्रोग्राम जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर वाला है या eSanjeevani की हम बात कर रहे हैं, that is it ensures the e-beneficiaries of आयुष्मान भारत स्कीम to avail benefits they are entitled to. सो अगर आप चल के ट्रैवल करके हॉस्पिटल नहीं आते हैं और आपके पास वो आयुष्मान भारत का ई-बेनिफिशरी वाला सिस्टम है, तो अब आप डिजिटल माध्यम से ही वो सारी फैसिलिटीज़ घर बैठे अवेल कर सकते हैं. देन ये जो वर्टिकल है ये एक हब एंड स्पोक मॉडल पे वर्क करता है. अब हब एंड स्पोक मॉडल क्या है? बेसिकली जो आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं एट स्टेट लेवल्स, ठीक है जी. सो स्टेट लेवल पे जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स खोले गए हैं स्पोक्स का काम करते हैं, और जो हब एक क्रिएट किया गया है, हब दैट मीन्स लाइक डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स, ठीक है, स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स, वो जोनल लेवल पे बनाए गए हैं. और उस जोनल लेवल से जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के डॉक्टर्स हैं ये डिजिटल माध्यम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. दिस इज द डॉक्टर टू डॉक्टर कंसल्टेशन के स्टेट लेवल पे, जो बाकी जगहों पे स्टेट के अंदर जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, वो जोन लेवल पे जो स्पेशल डॉक्टर और बाकी स्पेशलिस्ट बैठे हैं उनसे कंसल्टेशन कर सकते हैं क्रिटिकल केसेस के बारे में. सो मोर कोऑर्डिनेटेड वे, रिसोर्स हब बनाने की तैयारी है मेडिसिन सेक्टर को. नाउ द अदर वर्टिकल दैट इज eSanjeevani OPD.
सो इट केटर्स फर्स्ट बोथ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन, दोनों जगहों के लिए है, एंड दिस पर्टिकुलर वी कैन से पेशेंट टू डॉक्टर मॉडल। तो यहाँ पे पेशेंट सीधा डॉक्टर से कॉन्टेक्ट कर सकता है थ्रू डिफरेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल टूल्स लाइक स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, ठीक है जी। और फिर डॉक्टर उनको कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे ताकि पेशेंट्स अपने घर से ही मेडिकल फैसिलिटीज अवेल कर पाए डिजिटल टूल्स का यूज करते हुए। देन जो ई संजीवनी ओपीडी है, इसके अंदर ये ट्रेनिंग मॉड्यूल भी था। सो यहाँ पर ऑन बोर्ड लाया गया है 2,22,000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स को। देन वी कम टू इस प्लेटफॉर्म का भी, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, बट रिकॉर्ड है इन सर्विंग द पेशेंट्स दैट एक दिन के अंदर 4.34 लाख 4,34,000 पेशेंट्स को मेडिसिन की कंसल्टेशन दे चुके हैं। देन ई संजीवनी ओपीडी पर्टिकुलर दिस प्लेटफॉर्म, ये किसने डेवलप किया है? दिस इज बेसिकली डेवलप्ड बाय एडवांस्ड कंप्यूटिंग, दैट इज सीडेक, फेमसली कॉल्ड एट मोहाली। सो ये एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है अबाउट R&D, एंड दिस कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीटी, जो फेमसली एक कैबिनेट मिनिस्ट्री, उसके अंदर ये सीडेक मोहाली एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, टेक्निकल या फिर आप कहें हम डिजिटल फील्ड के अंदर। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? सो वी नो दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर गेम चेंजर। हम वैसे भी जानते हैं कि आईसीटी का यूज हर फील्ड के अंदर ही गेम चेंजर है, चाहे वो मेडिसिन है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की हम बात कर लें। देन साथ ही में जो हमने डिस्कस किया था कि टाइम एंड कॉस्ट को सेव करता है, और खासकर फ्यूचर में अगर कोविड लाइक सिचुएशंस होती हैं, कोई भी इस तरह का बैरियर जहां पे पीपल का ट्रांसपोर्टेशन टू द इंपॉर्टेंट प्लेसेस पॉसिबल नहीं हो पाता है किसी भी सिचुएशन के अंदर, तो वहां पे ऐसे मीडियम जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है इसको कंटिन्यू रखने के अंदर गेम चेंजर साबित होंगे। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इंडियाज प्रोग्रेस एट टैकलिंग IMR, MMR, malnutrition। सो स्पेशली दीज टू, जिसकी वजह से दुनिया भर में हमें कर्ज किया जाता था कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन और आप बात करते हैं कि बहुत बड़ी इकॉनमी है, लेकिन आप अपने यहाँ पे बच्चों को और माओ को मरने से नहीं बचा पा रहे हैं। सो इन्फेंट मॉर्टेलिटी और MMR के ऊपर जो रिसेंट डेटास पब्लिश किए गए हैं रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के थ्रू, वो हमें ज़्यादा बेहतर तस्वीर की तरफ इशारा करते हैं, और इंडिया का जो एक चाहे स्लोली है बट एक स्टीडली और श्योरली प्रोग्रेस है इन फाइटिंग दिस मेनेस, उसका फैक्ट पेश करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि MMR और IMR के फ्रंट पे तो अच्छी लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन सेटबैक हमारे लिए ये है, और यही रिपोर्ट का सर्वे कहता है कि न्यूट्रिशन इस मामले में प्रोग्रेस नहीं देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे हम स्टेप बैक करते नजर आ रहे हैं। देन वी कम टू RGI। इसके बारे में ज्यादा हमने सुना नहीं होता न्यूज़पेपर वगैरह के अंदर, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। सो सर्वेइंग का ज्यादातर काम करते हैं। 1961 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर इस डिपार्टमेंट को, इस बॉडी को एस्टैब्लिश किया गया था, और ये एनालिसिस का काम करते हैं, मतलब बहुत सारा सर्वे तो करते हैं और सर्वेस का एनालिसिस करके कुछ फैक्ट फाइंडिंग, कुछ रिजल्ट्स पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। सो डेमोग्राफिक सर्वेज जो होते हैं उनके बारे में एनालिसिस का काम करते हैं। देन पोजीशन कौन रजिस्ट्रार की होल्ड करते हैं? यूजुअली अ सिविल सर्वेंट होल्डिंग जॉइंट सेक्रेटरी रैंक। तो सीनियर IAS ही हैं जो इस सारे सिस्टम को चला रहे हैं। देन वी कम टू ऑफिस ऑफ RGI। किन सर्वेस को कंडक्ट करने और एनालाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो सिविल, जैसे एक है हाउसिंग एंड पॉपुलेशन सेंसस, तो हाउसलेस लोग कितने हैं, हाउस होल्ड कितने हैं, किस तरह के कच्चे पक्के हाउसेज एंड ऑल दैट थिंग। देन सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम लाइक बर्थ और जो डेथ रेट है, ठीक है, बर्थ और डेथ का रजिस्ट्रेशन और उसके हिसाब से रेट निकालना, ये सारा सिस्टम एनालाइज करते हैं। देन सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, देन नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर NPR 2010 से शुरू किया गया था इस डेटा को, ठीक 2011 के सेंसस से पहले, तो ये भी यही मेंटेन कर रहे हैं। और साथ में मदर टंग सर्वे, सो लिंग्विस्टिक जो एरिना है उसमें भी सर्वेस को कंडक्ट करने और साथ में एनालाइज करने का काम करते हैं। देन वी कम टू प्रोग्रेस जो कि हमने हासिल की है MMR और IMR के फ्रंट पे, इसको रिड्यूस करने के लिए। सो लेट्स चेक व्हाट द डेटा सेज। सो RGI का जो डेटा अभी पब्लिश किया गया है ये बताता है कि IMR और MMR में भारी रिडक्शन देखने को मिला है। दैट इंडिया का MMR जो साल 2001 से 3 के दौरान था 301, और हम जानते हैं ये पर लाख वुमेन काउंट किया जाता है। सो
2018 से 20 में घट के ये सिर्फ 97 रह गया है। नाउ 1/3 से ज्यादा का रिडक्शन कर दिया गया है। देन इसके अंदर हम आए तो IMR की बात करें, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो 2005 में 58 पे स्टैंड करता था, 2021 में 27 पे आ गया, तो हाफ का रिडक्शन इसमें हो चुका है। अब ये सब SDG के भी गोल्स हैं और उसमें तो 0 पे लेके आना है, सो वेल ऑन पाथ। और इसी के साथ रूरल अर्बन डिफरेंस जो इस कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिलता था कि रूरल में IMR और MMR रेट ज्यादा था, ज्यादा डेथ्स होती थी और अर्बन में कम, वो गैप भी अभी कम हुआ है। तो दोनों जगह प्रोग्रेस देखने को मिल रही है, रूरल में स्पेशली। नाउ वी कम टू दैट इस सब के पीछे वजहें क्या हैं। डेटा तो हमारे पास है, लेकिन वजह है गवर्नमेंट की स्कीम्स। अक्सर हम गवर्नमेंट की स्कीम्स पढ़ तो लेते हैं, लेकिन एनालिसिस नहीं करते हैं इस बात का कि उनके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। सो ये डेटा पुष्टि करता है इस बात की कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो ढंग से काम कर रही हैं, ऑन पाथ है। नाउ 2 स्पेशल मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, हालांकि नेशनल हेल्थ मिशन सब्ज्यूम कर चुका है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को। सो ये एक गेम चेंजर साबित हुआ है in the reduction of IMR and MMR. Then we come to tackling the malnutrition, जहां स्टेप बैक हुए हैं, बल्कि स्थिति और खराब हुई है, वर्सेंड हुई है। प्रोग्रेस की जगह हम और ज्यादा पीछे चले गए। जरा एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं malnutrition की, क्योंकि हर बार भुखमरी वजह नहीं होती है, हालांकि मेन वजह भुखमरी मानी जाती है। Malnutrition is the condition that develops when the body is deprived of vitamins, minerals and other nutrients it needs to be maintain healthy tissue and organ functions. अब वो सारे विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है, अदर न्यूट्रिएंट्स जो एक हेल्दी टिश्यू एंड हेल्दी ऑर्गन फंक्शन के लिए लाजमी है, अगर उनसे डिप्राइव ऑफ होता है कोई ह्यूमन बॉडी तो हम इसको मेलन्यूट्रिशन कहते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, हर बार वजह अंडर नरिशमेंट नहीं है, कई बार ओवर नरिशमेंट के केस में भी मेलन्यूट्रिशन एस्टैब्लिश होता है। नाउ वी कम टू फाइंडिंग्स ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th। सो 5वें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो डेटा है 2019 से 21 की जो रिपोर्ट्स बताती हैं, वो बताती हैं कि देश में अगर स्टंटेड चिल्ड्रंस की हम बात करें, सो 35.5% ऑफ चिल्ड्रन आर हैविंग स्टंटेड ग्रोथ, देन 19.3 चिल्ड्रंस आर हैविंग वेस्टेड ग्रोथ एंड 32.1% आर अंडरवेट। ये 5 साल से कम के बच्चों का डेटा लिया जाता है। सो इतने बड़े पैमाने पे बच्चे मेलन्यूट्रिशन का शिकार हैं। देन वी कम टू मेघालय, सबसे ज्यादा स्टंटेड ग्रोथ रिपोर्ट करता है, फॉलोड बाय बिहार। देन महाराष्ट्र के अंदर सबसे हाई परसेंटेज है ऑफ वेस्टेड चिल्ड्रन, फॉलोड बाय द गुजरात। और नेशनल लेवल की बात करें तो जो इंक्रीज है वो है 21% से 24% का इन वुमेन एंड 19% से 23% का अमंग मेन। और साथ ही में एनीमिया के जो केसेस हैं, वो जो हम आम भाषा में खून की कमी की बात करते हैं, तो सभी जगहों पे, जैसे अंडर 5 चिल्ड्रन की बात करें तो 58.6% से रेज कर गया है 67%। तो इतने सारे बच्चे खून की कमी का शिकार। और साथ में विमेन की बात करें तो 53.1% से इंक्रीज किया है 57% पे। एंड देन मेन इवन एनीमिया के शिकार हैं। सो जो पहले डेटा हुआ करता था 22.7%, नाउ इट इज 25%। और सभी स्टेट ने वर्स परफॉर्म किया है। सो कोई भी स्टेट ऐसा नहीं कि तरक्की कर रहे हो, ज्यादातर स्टेट सभी वर्सन परफॉर्मेंस की तरफ हैं। देन इनएफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव। अब जैसे हमने वहां पे बात की थी कि जो अच्छे रिजल्ट्स हैं उसके पीछे क्या कारण है, हम देखा नेशनल हेल्थ मिशन 2013 में लॉन्च किया गया था, और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो 2005 में पहले लॉन्च किया था उसको भी सब्ज्यूम कर लिया। तो 2013 में लॉन्च हुआ नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, और उन दोनों कंपोनेंट को, अर्बन और रूरल को मिला के अब कहा जाता है नेशनल हेल्थ मिशन। नाउ वी कम टू पोषण अभियान, या फिर हम कहें मेल न्यूट्रिशन के पीछे जहां कमी रह रही है। हालांकि पोषण अभियान बहुत सेलिब्रेटेड है कि बड़े पैमाने पे सिटीजन्स को न्यूट्रिशन सप्लाई किया जा रहा है, बच्चे फोकस के अंदर हैं, और ये इनोवेशन के लिए भी काफी माना जाता है कि डिफरेंट मैकेनिज्म से, नए नए मैकेनिज्म से प्रोवाइड किया जा रहा है। बट अभी भी डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ है इन सारे सिस्टम का। सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी ज्यादा इसको मेंटेन कर रही है, तो ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी से अटैच नहीं किया जा रहा है इस सिस्टम को। तो बेसिकली जो नीड है वो है लोकल पंचायत्स को और कम्युनिटीज के रोल को ज्यादा इनहेंस करना है, खासकर यूनाइटेड फाइनेंशियल रिसोर्सिंग की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। नाउ वी मूव ऑन अदर इश्यूज लाइक विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, अंडरनरिशमेंट एंड डिमिनिश्ड वर्क कैपेसिटी। जैसे हमने बात की पहले भी कई क्लासेस के अंदर कि इवन SDG 8
और एसडीजी रिपोर्ट बताता है कि सारी दुनिया के सामने और इंडिया के सामने एक मेन चैलेंज है डिसेंट वर्क प्रोवाइड करना लोगों को। अब जो लोगों की वर्क कैपेसिटी ही डिमिनिश होती चली जा रही है, जॉब अवेलेबल नहीं है, अब उसकी वजह से पुअर्टी विल इंक्रीज। अब जैसे ही पुअर्टी इंक्रीज करेगा तो सीधा असर पड़ता है अंडर नरिशमेंट के ऊपर, और ऊपर से फूड प्राइसेस आर आल्सो सोअरिंग अप। देन वी कम टू अदर इन्फेक्शन डिजीजेस लाइक मलेरिया, मीजल्स, ठीक है जी। सो अब इंडिया एंडेमिक है ऐसी बीमारियों के लिए, और खासकर जहां पे हम बात करते हैं कि लो इनकम ग्रुप्स, जहां जो उनकी हैबिटेशंस हैं वो ज़्यादा क्लीनलीनेस वहां पे नहीं है अभी, हालांकि स्वच्छ भारत मिशन काम कर रहा है बट उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंस जो कहते हैं कि सेविंग का पोर्शन एक लार्जली चला जाता है मेडिसिन अवेल करने के लिए, तो वहां पे हिट करता है कि जब आप मेडिसिन के लिए खर्चा कर रहे हैं तो वो कटौती कहाँ, वो सीधा सीधा न्यूट्रिशन के अंदर कटौती करने लग जाएंगे। देन वी कम टू इंटर स्टेट वेरिएशन है बहुत ज़्यादा। सो अलग अलग स्टेट्स जो बीपीएल के पैमाने हैं, बीपीएल के पैरामीटर्स हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, वो अपने हिसाब से तय करते हैं। तो इंटर स्टेट वेरिएशंस आ जाती हैं, आर्बिट्रेरी डिसीजंस लिए जाते हैं टू द आइडेंटिफाई द बेनिफिशियरी और टू आइडेंटिफाई द हंगर ग्रुप्स। देन नेग्लिजेंस है इंडियन सोसाइटी के अंदर काफी हद तक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को लेके। जैसे आज भी हम अगर सरकार की बात करें, जितनी भी स्कीम्स चल रही हैं, पोषण अभियान को अगर हम रहने दें, तो जहां पे भी स्टेट्स में आटा दाल स्कीम या कुछ, तो लार्जली फूड ग्रेन के ऊपर फोकस है कि चलिए आटा और चावल दे दीजिए इनको और इससे न्यूट्रिशन की कमी पूरी हो जाएगी। लेकिन हमें ये पता है कि सिर्फ 2 या 3 तरह के फूड ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी होने पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी दूर नहीं होने वाली है। सो इनएडिक्वेट नॉलेज भी है बहुत हद तक अबाउट वेरियस सोर्सेज ऑफ फूड जहां से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी दूर की जा सकती है। और इसके अलावा इवन अमंग मदर्स न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग के मातृत्व के दौरान या फिर जब वो ब्रेस्ट फीडिंग कैपेसिटी के अंदर होती हैं, उस दौरान क्या खुद भी डाइट लेनी है और बच्चे को किस तरीके से मेंटेन करना है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए, इसके लिए भी ज़्यादा नॉलेज सोसाइटी के पास नहीं है। दैट रिजल्ट इन मैल न्यूट्रिशन। देन वी कम टू नेक्स्ट टॉपिक, पर्सनैलिटी राइट्स। अब हमने बहुत सारे राइट्स सुने हुए हैं, दैट जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स और इसके नेचुरल राइट्स और डिफरेंट टाइप। अब एक नए तरह का राइट, पर्सनैलिटी राइट्स। अब ये कहाँ से आता है, तो रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है। इंटरिम ऑर्डर है, तो फाइनल जजमेंट तो नहीं है। इंटरिम ऑर्डर होता है कि चलिए जब मैटर फुली डिसाइड होगा तब देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम ये एक इंजंक्शन टाइप का एक ऑर्डर पास कर रहे हैं, इसको फॉलो कीजिए। और इंजंक्शन क्या है, दैट अनलॉफुल यूज नहीं करना है बॉलीवुड स्टार्स के नेम का, इमेज का, वॉइस का, क्योंकि ये अमाउंट करता है इन्फ्रिंजिंग द पर्सनैलिटी राइट्स ऑफ द एक्टर। वी आर नॉट सेइंग राइट टू प्राइवेसी हियर, हालांकि उससे रिलेट होगा, बट द स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी इज यूज्ड पर्सनैलिटी राइट्स ऑफ होम। फिलहाल के लिए एक्टर की बात कर रहे हैं, तो जितने भी बॉलीवुड एक्टर्स हैं, वो दीपिका पादुकोण से लेके रणबीर कपूर या जो भी आप नाम लें, उन सबके फोटोज का, नाम का, उसके वॉइस का अनलॉफुल, अनऑथराइज्ड यूज नहीं कर सकते हैं। तो आमतौर पे देखते हैं कि बहुत सारे प्रचार के दौरान इनका नाम यूज किया जाता है, फोटोज यूज की जाती हैं। सो उसके ऊपर रोक लगाने की बात की है कि कोई नहीं कर सकता, करेगा तो पेनल्टी देनी पड़ेगी। लेकिन हमारे लिए मोर इंपॉर्टेंट है पर्सनैलिटी राइट के कंसेप्ट को समझना। पर्सनैलिटी राइट्स का जो फिनोमिना है, दैट रेफर्स टू a right of any person to protect his or her personality under right to privacy or property. So जो एक number of things are attached with the personality, okay? So बहुत सारी important चीजें होती हैं किसी भी personality के अंदर. It can be name, nickname, voices, जो एक personality का अहम हिस्सा हैं. तो किसी भी person का ये राइट है कि उसकी पर्सनैलिटी के एट्रीब्यूट्स को कोई अनऑथराइज्ड यूज ना कर सके. लेकिन ये और ज़्यादा अहम हो जाता है सेलिब्रिटीज़ के बारे में, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ के ये पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स आर इजीली अवेलेबल टू एक्सप्लॉइट इन फॉर्म ऑफ मे बी द एडवर्टीजमेंट बाय द डिफरेंट कंपनीज. तो उसका कमर्शियल गेन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है. तो सेलिब्रिटीज़ के मामले में और ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक हो जाता है. देन वी कम टू, it is necessary
कि जितने भी फिर रिनॉन्ड पर्सनालिटीज हैं, सेलिब्रिटीज हैं, इनके पर्सनालिटी राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए सम सॉर्ट ऑफ लॉज होने चाहिए सोसाइटी के अंदर। नाउ इट कम्स टू कि जितने भी ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं, अब इस तरह का लॉ तो है नहीं, लेकिन इस तरह अब आगे बात करेंगे कौन से लॉ हैं जो इससे रिलेट करते हैं। सो इस तरह के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं लाइक नेम, निक नेम, स्टेज नेम, पिक्चर, ठीक है, लाइकनेस, इमेज, एनी आइडेंटिकल पर्सनल एट्रीब्यूट, उन सब का मिसयूज नहीं किया जा सकता है, एक कमर्शियल पर्पसेस के लिए और दूसरा उनकी प्राइवेसी में इन्वेजन करने के लिए भी नहीं। अब राइट टू हम बात कर रहे हैं कि ये राइट टू पर्सन भी है, प्राइवेसी भी है और राइट टू प्रॉपर्टी भी है। लाइक वॉइस, जैसे अमिताभ बच्चन साहब की बात करें तो उनकी वॉइस उनके लिए एक प्रॉपर्टी का भी काम करती है, बिकॉज वो कमर्शियल गेन के लिए ह्यूजली एक्सप्लॉइट की जा सकती है। तो प्राइवेसी से भी जुड़ा हुआ मैटर है और साथ में ये प्रॉपर्टी से भी जुड़ा हुआ मैटर है। एट टाइम personal attributes also become a mean of property, especially in cases of celebrity. Now, difference क्या है publicity rights का और personality rights का? So, personality rights different है और एक और कैटेगरी हम देख रहे हैं publicity rights. So, दो तरह के राइट्स हैं पर्सनैलिटी राइट्स के अंदर, ठीक है। तो पर्सनैलिटी राइट्स के अंदर पहला आता है राइट ऑफ पब्लिसिटी, मतलब पब्लिसिटी राइट्स आर अ पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी राइट्स, और इसके अंदर बात की जाती है कमर्शियल यूटिलाइजेशन की बेसिकली। सो द राइट ऑफ पब्लिसिटी और द राइट ऑफ कीप वंस इमेज एंड लाइकनेस from being commercially exploited without permission or contractual compensation, which is similar to that use of trademark. जैसे आप ट्रेडमार्क नहीं यूज कर सकते हैं किसी कंपनी का, ऐसे ही पर्सनल एट्रीब्यूट्स नहीं यूज किए जा सकेंगे कमर्शियल पर्पसेस के लिए। नाउ जो पहला कंपोनेंट है वो है कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज नहीं हो सकता है। अब दूसरा है दैट राइट टू प्राइवेसी से डील करने वाला कंपोनेंट। दैट मीन्स कि कोई भी पर्सनैलिटी का जो एट्रीब्यूट है उसको पब्लिकली विदाउट परमिशन नहीं यूज किया जा सकता है। अब एक तो हमने अमिताभ बच्चन साहब का एग्जांपल किया, इसी के साथ जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज कहते हैं कि प्राइवेसी में दखल मत दीजिए। जैसे विराट कोहली और अनुष्का मैम की अगर बात करें तो वो अपनी बेटीज के फोटो खींचने से मना करते हैं कि चलिए आप चाहें इसका कमर्शियल गेन नहीं भी करेंगे, हालांकि कमर्शियल गेन ऑनलाइन पे उसका भी हो सकता है, बट वो कहते हैं कि अगर आपको कमर्शियल गेन नहीं भी करना तो भी ये हमारी राइट टू प्राइवेसी है कि हम अपने बच्चे की इमेज आपको नहीं देना चाहते हैं। तो आप अगर अनऑथराइज्ड वो पिक्चर क्लिक करते हैं तो दिस इज इन्वेजन ऑफ अवर राइट टू प्राइवेसी, तो आप उसको भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हालांकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इस तरह का लॉ बनाना बहुत कॉम्प्लेक्स है। हम कह रहे हैं कि किसी स्टार का नाम, अब एक एट्रीब्यूट है कि कमर्शियल यूज नहीं कर सकते, चलिए आप कमर्शियल ना करें, लेकिन राइट टू प्राइवेसी में अगर नहीं इंक्लूड होगा तो अगर कल को कोई फैमिली अपने बच्चे का नाम किसी सेलिब्रिटी के नाम पे रखती है, अब आप कल को कहेंगे जी मेरा तो नाम रजिस्टर्ड है, अब कोई अपने बच्चे का नाम भी नहीं रख सकता उस नाम पे, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, लेकिन लॉ नहीं है तो कोई क्लैरिटी भी नहीं है उसके ऊपर फिलहाल। देन वी कम टू अंडर कॉमन लॉ। अभी तक कौन से लॉज हैं जो ऐसे डोमेन में ऑपरेशनल हैं? दैट अंडर कॉमन लॉ जूरिस्प्रूडेंस ये टॉर्ट के अंदर आता है। सो टॉर्ट इज बेसिकली सिविल ऑफेंस, ये क्राइम नहीं होता है, कंपनसेशन पे किए जाते हैं अगर इस लॉ के अंदर कोई वॉयलेशन होती है तो। सो tort of passing off. Now, what is passing off? Passing off takes place when someone intentionally or unintentionally passes off your goods or services, जो के उस जो ट्रेसपास कर रहा है, ट्रेसपास तो नहीं कहेंगे, पासिंग ऑफ कहेंगे, जो पासिंग ऑफ कर रहा है उसकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है तो किसी और की प्रॉपर्टी या सर्विसेज से गुजरना, मतलब उस क्षेत्र में दाखिल होना। देन this type of misrepresentation damages the goodwill of a person or business, resulting in financial or reputational damage. So financial के साथ साथ reputational damage भी हो सकता है, which is not a tangible amount. Reputation में loss cause करना। Then ये personality rights का concept is also can be confused with IPR, intellectual property rights. So IPR को related, जो ऐसी से related एक domain है, उसको देख लेते हैं। सो पर्सनैलिटी राइट्स जिस डोमेन में कवर करते हैं, हालांकि हमने देखा है कि डिफरेंट सेट ऑफ है, लेकिन फिर भी आईपीआर के साथ इसका क्या रिलेशन होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का? तो एक तो चीज है कि कॉपीराइट्स एक्ट, जो आईपीआर हमारे यहाँ पे प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, कॉपीराइट्स एक्ट 1957। अब जो कॉपीराइट एक्ट है ये ज्यादातर डील करता है आर्टिस्टिक वर्क के साथ। तो जो भी आर्टिस्ट टाइप की परफॉर्मेंस है, आर्टिस्टिक टाइप का वर्क है, इट कैन बी इंटेलेक्चुअल वर्क लाइक बुक ऑल्सो। सो
एक्टर्स, सिंगर्स, म्यूजिशियंस, डांसर्स, इन सब की जो परफॉर्मेंस है, इवन अ राइटर्स बुक, वो बिना ऑथर की या परफॉर्मर की परमिशन के बिना पब्लिश करना इज अ वायलेशन ऑफ दिस लॉ। तो सू कर सकते हैं, बदले में डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं जिस भी आर्टिस्ट के वर्क को अनऑथराइज्ड यूज किया गया है। देन द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट मैंडेट्स दैट ऑथर्स और परफॉर्मर्स जो हैं उनको ड्यू क्रेडिट देना जरूरी है। जैसे हम बात करते हैं कि कई बार अभी मैंडेट कर दिया गया है कि अगर कोई डिजिटल मीडिया संस्थान किसी गाने को यूज करता है तो ऊपर क्रेडिट देना जरूरी है। जैसे कोई क्लिपिंग कर रहे हैं, आप कोई वीडियो बना रहे हैं, कोई इंफॉर्मेशनल वीडियो है और उसमें कोई साउंड ट्रैक प्ले करते हैं, तो फिर वहां पे आपको डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा कि ये आर्टिस्टिक वर्क किसका है। सो आपको ड्यू क्रेडिट देना जरूरी है अगर आप किसी के वर्क का यूज कर रहे हैं। तो अनऑथराइज्ड यूज तो आप कर ही नहीं सकते हैं। देन इट कम टू ट्रेडमार्क्स एक्ट, इंडियन ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999। अब ये ट्रेडमार्क से साथ डील करने वाला लॉ है और साथ में दैट इट रेस्ट्रिक्ट्स द यूज ऑफ पर्सनल नेम्स एंड दी रिप्रेजेंटेशंस। तो नाम जैसी चीजों के साथ उसका रिप्रेजेंटेशन अनऑथराइज्ड यूज नहीं किया जा सकता है। देन अरुण जेटली वर्सेस नेटवर्क सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स केस, 2011 का केस था। बड़ी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी कि अगर आप पर्सनैलिटी जो राइट्स हैं अगर उसका यूटिलाइजेशन करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप रियल लाइफ में यूज कर रहे हैं कि इंटरनेट पे उस चीज की एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। दैट विल अमाउंट टू सेम, यू हैव टू पे द डैमेजेस। देन कंज्यूमर राइट्स, जस्ट अ इंटरेस्टिंग टॉपिक कि ओके हम अब इस बात को डॉक्यूमेंट कर चुके हैं, अगर पर्सनैलिटी राइट्स हैं और हम तो कोर्ट्स भी अभी रिमार्क कर रहे हैं, उसको लेके अभी प्रॉपर लॉज नहीं है इंडिया में, लेकिन ये अगर एक नई तरह का राइट इस्टेब्लिश होता है हमारी पॉलिटी और सोसाइटी के अंदर, तो इसका एक रिलेशन फिर आता है कि चलिए ओके कमर्शियल मिसयूज से बचा लेंगे पर्सनैलिटीज को, ठीक है, सेलिब्रिटीज को। लेकिन फिर इससे पहले एक इंटरेस्टिंग चीज आई थी, कंज्यूमर अफेयर्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर है, इन्होंने 2022 में एक नोटिफिकेशन इशू किया था और कहा था कि जो पर्सनैलिटी राइट्स हैं इनका तो बहुत सारा मिसयूज खुद सेलिब्रिटी कर सकते हैं थ्रू मिसलीडिंग एड्स। तो बहुत सारा एडवर्टीजमेंट, मतलब कुछ भी बेच रहे हैं उठा के नाम पे, कोई भी वाहियात चीज हेल्थ के नाम पे ही बेच रहे हैं, विच इज डेरोगेटरी टू हेल्थ एट टाइम्स। सो दिस नोटिफिकेशन सेज दैट अगर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स आती हैं, एंडोर्समेंट्स आती हैं जो कंज्यूमर्स को नुकसान पहुंचाने का काम करेंगी, मिसलीडिंग एड्स, तो फिर जो एंडोर्सर है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और इसमें प्रोविजन ये भी, अगर हम डिटेल में ये लॉ पढ़ें, तो जो भी सेलिब्रिटी इन्वॉल्व हैं मिसलीडिंग एक्ट्स में परफॉर्म करने के लिए, उनको भी लाइबल किया जा सकता है टू कॉज डैमेज टू द कंज्यूमर्स। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज यूएनडीपी की रिपोर्ट ऑन फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट। हाल ही में यूएनडीपी की रिपोर्ट आई है इन द नेम ऑफ टर्निंग द टाइड ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, अ डेवलपमेंट अप्रोच टू द सॉल्यूशंस। और इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है कि साल 2022 ऐसा पहला साल है जिस एक साल के अंदर 100 मिलियन से ज्यादा लोग डिस्प्लेस कर दिए गए हैं, और साथ ही में इनमें मेजॉरिटी जो सेक्शन है वो है इंटरनली डिस्प्लेस्ड। देखिए इससे पहले भी हमने करंट अफेयर की क्लास के अंदर रिफ्यूजी प्रॉब्लम की बात की है। सो फोर्स डिस्प्लेसमेंट तो रिफ्यूजीज का भी होता है, हम बात कर रहे थे परसिक्यूशन की, लेकिन उसमें इस नंबर में वो भी शामिल होंगे। लेकिन यहाँ पे जो रिपोर्ट फोकस करती है वो है इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोगों के ऊपर। इंटरनली डिस्प्लेस का मतलब है एक कंट्री के विद इन ही डिस्प्लेस हुए लोग कि अपने मुल्क में एक जगह पे जहां पे कंडीशंस खराब हुई, क्या कंडीशंस हम आगे बात करेंगे, मेजर कंडीशंस, लेकिन उनको किसी मजबूरी में अपनी जगह छोड़ के देश में ही किसी दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ रहा है। नाउ द कम फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट के एट द एंड ऑफ 2021 59 मिलियन पीपल फोर्सिबली डिस्प्लेस हुए विद इन देयर ओन कंट्रीज। अब जब हम फोर्सिबली डिस्प्लेस की बात कर रहे हैं तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि बेहतर फ्यूचर की तलाश में, बेहतर रोजगार की तलाश में कहीं चले गए, उस अलग चीज है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा इंटेंस वजह हैं जैसे कि कंफ्लिक्ट, वायलेंस, डिजास्टर्स एंड इंटरेस्टिंगली क्लाइमेट चेंज ऑल्सो। और रिपोर्ट ये भी बताती है कि अगर हम यूक्रेन रशिया वॉर का डेटा चेक करें तो बिफोर दिस वॉर 6.5 मिलियन पीपल वर एस्टिमेटेड इंटरनली डिस्प्लेस्ड, और जब ये वॉर ब्रोक आउट होती है उसके बाद के रिजल्ट हैं तो पता लगता है कि 59 मिलियन तक ये डेटा पहुंच चुका है। इट्स अ क्वांटम जंप। देन वी कम टू
250 तक ये रिपोर्ट दावा करती है कि क्लाइमेट चेंज, अकेले क्लाइमेट चेंज की वजह से 216 मिलियन लोगों से ज्यादा लोग अपनी ही कंट्री में डिस्प्लेस होने पे मजबूर हो जाएंगे। तो जो हम चीजें कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग और सी लेवल राइज हो जाएंगे और बहुत सारे डिस्टॉर्शंस आएंगे वेदर पैटर्न के अंदर, उसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रभावित होगी और बहुत सारी अदर चीजें, जैसे बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर के लिए जो सेंसिटिव एरियाज है वहां पे नेचुरल डिजास्टर्स की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो उन सब वजहों से 216 मिलियन से ज्यादा लोग डिस्प्लेस होंगे 2050 तक। नाउ वी कम टू डिजास्टर रिलेटेड जो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट है, ये वाइड स्प्रेड है सारी दुनिया में, और खासकर जो डिस्प्लेसमेंट रिकॉर्ड किया गया है डिजास्टर रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। सो 130 कंट्री और टेरिटरीज के अंदर इसको नोट किया गया है। तो ऐसा नहीं कि किसी एक रीजन में ज्यादा, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन अगर हमें ये जानना हो कि इसका लोगों की अर्निंग्स के ऊपर क्या असर पड़ता है, तो रिपोर्ट हाईलाइट्स दैट अराउंड 30% जो प्रोफेशनल्स थे ये अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं फोर्स डिस्प्लेसमेंट की वजह से। देन इट कम्स टू 24% ऐसे लोग हैं जिनका सर्वे किया गया है जो पहले जितना कमाते थे उतना नहीं कमा पा रहे हैं। और साथ में अगर हाउस होल्ड सर्वे की बात करें तो 48% इंटरनली डिस्प्लेस्ड जो हाउस होल्ड्स हैं उनकी अर्निंग कम हो चुकी है पहले के मुकाबले। नाउ लेट्स चेक द इम्पैक्ट जो कि रिपोर्ट हाईलाइट करती है, और हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं कि जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन होते हैं, एंड वी नो दिस फैक्ट के बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना होता है इवन द बेसिक नीड्स, फाइंड डिसेंट वर्क, ठीक है, और स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम। और डिस्प्लेस्ड लोगों के लिए एकदम से स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम, लाइक अगर हम अपने यहाँ पे कश्मीरी पंडित्स की बात कर लें, और वो आज भी मतलब बहुत सारे प्रदर्शन किए जा रहे हैं उनके थ्रू कि डिसेंट वर्क नहीं है, बेसिक एमिनिटीज नहीं है, और कब की 1989 से अब तक की हम बात कर रहे हैं। देन वी कम टू फीमेल और जो यूथ हेडेड हाउस होल्ड्स हैं ये ज्यादा से ज्यादा इम्पैक्ट होते हैं। देन हमने बात की थी कि 130 कंट्रीज और टेरिटरीज में इस तरह के असर देखे गए हैं इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोगों के, फोर्सली डिस्प्लेस्ड लोगों के। बट अगर इंटेंसिटी सबसे हाई रीजन वाइज देखनी है तो सब सहारन अफ्रीका कन्फ्लिक्ट जोन बने पड़े हैं पूरे, और ऊपर से जो क्लाइमेट चेंज है उसकी भी मार झेल रहा है इलाका। देन मिडल ईस्ट रीजन एंड नॉर्थ अफ्रीका, और साथ ही में अमेरिकाज, जो सम पार्ट ऑफ अमेरिकाज, ये मोस्ट अफेक्टेड रीजन्स हैं। देन वी कम टू जो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा है इंटरनल डिस्प्लेसमेंट का ग्लोबली कंट्रीज के ऊपर। अब जाहिर सी बात है जब लोग डिस्प्लेस होंगे तो जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स हैं उनको कुछ सहूलतें पहुंचानी होती हैं इन टर्म्स ऑफ एटलीस्ट हाउसिंग, हेल्थ, सिक्योरिटी, और दे क्लेम के एजुकेशन भी हम लोग दे रहे हैं। बट इस सब की वजह से 2021 में 21.5 बिलियन यूएसडी का एक्स्ट्रा लोड आया है कंट्रीज के ऊपर, या हम कहें ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर। नाउ वी कम टू द सजेशंस। अब यूएनडीपी खुद एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन, वो सोल्यूशन प्रोवाइड करने की बात कर रही है। तो सोल्यूशन क्या है कि एक तो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंटल एक्शंस लेने होंगे, और किसके लिए, मतलब कि जो राइजिंग लेवल ऑफ इंटरनल डिस्प्लेसमेंट है उसके लिए। और आगे कह भी रहे हैं कि अभी तो बहुत लाखों लाख लोग डिस्प्लेस होंगे, तो डिस्प्लेसमेंट को रोकने की सजेशन नहीं है बल्कि बात कर रहे हैं कि उसके लिए तैयार रहिए। देन इट कम टू ह्यूमैनिटेरियन एड अलोन, ये सिर्फ इस खतरे से ओवरकम नहीं कर सकती, वो तो करनी है, लेकिन साथ में देयर इज नीड टू डिवाइस न्यू वेज टू एड्रेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंटरनल डिस्प्लेसमेंट दो थ्रू द डेवलपमेंटल अप्रोच। ओके, डेवलपमेंटल अप्रोच के ऊपर फोकस है, लेकिन जो रिपोर्ट अगर आप डिटेल में पढ़ें तो इसको रोकने के लिए नहीं, बल्कि प्रोजेक्ट ये किया जा रहा है सजेशंस के अंदर भी कि ये तो होना ही होना है, इसके लिए तैयारी कैसे करनी है। नाउ जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि डेवलपमेंटल अप्रोच करना है, ठीक है, और कुछ नए डिवाइस आउट करने हैं, उसके लिए अगर देखें तो पिलर अप्रोच क्या दे रहे हैं कि 5 पाथवेज दिए हैं डेवलपमेंटल सोल्यूशन के डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डिस्प्लेसमेंट से लड़ने के लिए। इट प्रोवाइड्स दैट स्ट्रेंथनिंग गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस, then boosting socio-economic integration through access to the jobs and service, restoring security, enhancing participation and building social cohesions। देखिए ये सारे शब्द UNDP में लिखे हैं, with all due respect हमें भी लिखने होंगे अपने एग्जाम के अंदर अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है। अब ये सब सुनने में, देखने में काफ़ी रोमांटिक लगते हैं, मतलब कि हाँ बहुत अच्छी बातें की जा रही हैं, बट UNDP की स्पेशलाइज्ड एजेंसी बात कर रही है इन सारे पॉइंट्स के ऊपर। तो ब्रांच मेथड क्यों, रूट मेथड क्यों नहीं अपना रही है, जो रियल वजह हैं उनके ऊपर जाके काम क्यों नहीं कर रही है। लाइक हमने बात की अभी कि मेन वजह क्या है
इस फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट की। तो रिपोर्ट हाईलाइट्स दैट सर कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस, डिजास्टर एंड द क्लाइमेट चेंज। सो यूएनओ क्या कर रहा है इस वक्त बैठा हुआ? यूएनओ इसीलिए बना था ना कि भाई एक तो स्कॉर्ज ऑफ वॉर से बचाना है दुनिया को, और उसके बाद उसके जो मल्टीपर आप प्रिंसिपल्स देखें, उसके ऑब्जेक्टिव्स देखें, तो फ्लोरिशिंग फॉर ऑल का एक बेहतर ड्राफ्ट है यूएन चार्टर। लेकिन इस सारी रिपोर्ट के अंदर भी कहीं इस बात पर नहीं, कन्फ्लिक्ट के लिए आप क्या कर रहे हैं? जो दुनिया भर के कन्फ्लिक्ट जोन अब वॉर जोन में तब्दील होते चले जा रहे हैं। देन जो दुनिया भर के अंदर वायलेंस परफॉर्म की जा रही है स्टेट एक्टर्स के थ्रू भी और नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू, दैट डिजास्टर और क्लाइमेट एक्शन को लेकर प्राइम जो पेरिस क्लाइमेट कन्वेंशन है उसके टारगेट, और खुद इसी यूएन के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर बैठे जिम्मेवार मुल्क उन सब चीजों से भाग रहे हैं, ग्रेटा थनबर्ग की बात नहीं सुन रहे हैं। उन सब एक्शंस के ऊपर जो रूट कॉजेज हैं उसके ऊपर ये रिपोर्ट कुछ बात नहीं करती। मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूं कि ठीक है, रिपोर्ट में जो पॉइंट्स दिए गए हमें याद कर लेने हैं, लाइक इस तरह की अच्छी रोमांटिक बातें कि ये सब करना चाहिए। अब बात करना है कि रिस्टोरिंग सिक्योरिटी। अब एक डीप रूटेड प्रॉब्लम आज के कन्फ्लिक्ट में ये जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं यही तो हैं। तो मुल्क अपनी सिक्योरिटी को लेके इतने ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हुए हैं कि सिक्योरिटी को खतरे के असल में आने से पहले ही वॉर डिक्लेयर कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। सो ये तो पंगे वाली बात है। सो इन चीज़ों को आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, यूएन के ऑब्जेक्टिव्स, उनके प्रिंसिपल्स को कैसे लागू करेंगे ऑब्जेक्टिव अचीव करने में, सोल्यूशन बेहतर वहां पे हो सकते हैं। तो इनको भी याद रखें और साथ में एक्स्ट्रा सोल्यूशन तैयार करते चलें। So these are all the important topics. Now we discuss questions based on our discussions. So practice questions क्या हैं? That consider the following statement. E-Sanjeevani project जो हमने पढ़ा, E-Sanjeevani is a cohesive part of Ayushman Bharat Digital Health Mission. Yes, it is. We discussed that it has two verticals. हमने दोनों vertical discuss भी किए हैं। पहला है आयुष्मान भारत Health and Wellness Centers. Then this is E-Sanjeevani OPD. Okay, so ये दोनों true. Then E-Sanjeevani OPD caters citizen in urban areas only. So what could be the answer? Answer is 1 and 2 only. क्योंकि जो E-Sanjeevani OPD है अर्बन नहीं है, रूरल अर्बन दोनों के लिए है, दोनों के लिए काम करती है। Then we come to consider the following statement. As per the United Nations Development Program report on forced displacement, more than 100 million people were forcibly displaced in 2022. Okay, fair enough. अभी तो किया ये topic. Then Sub-Saharan Africa, Middle East and North Africa and the parts of Americas, ये most affected regions हैं of forced displacement. Yes, it is. अभी शुगर है साउथ एशिया नहीं इसके अंदर आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स नहीं चल रही हैं। देन मेजर रीजंस फॉर द फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट आर, अभी बात की है, कन्फ्लिक्ट, वायलेंस, डिजास्टर्स एंड क्लाइमेट चेंज। सो ऑल थ्री जो स्टेटमेंट है दिस इज ट्रू ऑल द अबव। नाउ द फाइनल प्रैक्टिस क्वेश्चन दैट इंडिया is slowly but steadily making progress in reducing IMR and MMR. Suggest measures to reduce it further in more effective ways. So ऐसा नहीं कि हर बार आपको इसी तरह सवाल पूछें कि हालात बहुत ख़राब है, बहुत बुरे हैं और अब सोल्यूशन बताइए। तो वो कह सकते हैं कि हाँ जी हम कर रहे हैं, स्लोली हैं ये तो है चलो, बट स्टेडीली प्रोग्रेस तो हम कर ही रहे हैं। अब आप सजेशन दीजिए कि इसको और बेहतर कैसे बनाया जा सके। तो सिर्फ इशारा एक कि जब आप इसके मेन बॉडी से पहले का पार्ट लिखें तो वो समझ के बहुत ख़राब ऑलरेडी है जी, यहाँ से कैसे बढ़ेंगे। और स्टेटमेंट को समझिए तो खुद कह रहे हैं प्रोग्रेस हो रही है, अब और आगे ले जाने का रास्ता बताइए। दैट इज ऑल फॉर टुडे। Thank you so much.